कितना देर तक। नमस्कार, धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ विंडो में आप देख रहे हैं हमेशा की तरह हमारे बहुत ही बेहतरीन साथी पंकज प्रसून को। पंकज एक लंबे समय से हमारे साथ भी काम किए और आप लगातार अब न्यूज पॉइंट पर देख भी रहे हैं, एनएमएफ पर आप देखते हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है पंकज। जी सर, नमस्ते। नमस्कार। अब आपको क्या लग रहा है पंकज, क्योंकि हम लोग जब बातचीत शुरू करेंगे, बंगाल में आपने इतना लंबा नाप लिया है भवानीपुर से लेकर, और जो पूरा वहां झारखंड से जो पहला जिला बंगाल का शुरू होता है, यहां से लेके मालदा, मुर्शिदाबाद, इन तमाम चीजों को जिस तरह आपने देखा, बहुत कम रिपोर्टरों ने देखा है आके इतने दिन तक का प्रवास। तो उस पर तो बातचीत होगी, लेकिन एक बातचीत इसलिए क्योंकि असम को भी आप देख रहे थे और असम पर हम लोगों ने कई बार आपकी गंभीरता की मैंने जो एनालिसिस है वो देखी है। तो दर्शकों को, वैसे तो दर्शक इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि रिकॉर्ड बनाने की बात कर रहे हैं, और चूंकि मतदाताओं ने रिकॉर्ड बना दिया, अब तक का असम का सबसे बड़ा वो है, और एक आदमी वहां भागा हुआ है, उसको ढूंढा जा रहा है, भाई वो आए तो बताए। वो गायब हो गया है, पवन खेड़ा बना के, मतलब जिसको पेड़ा बना रहे हैं, या कुछ ऐसी बातें जो मुख्यमंत्री को नहीं कहनी चाहिए, उस तरह भी हमने सुना। लेकिन खैर, उनकी जनता उनसे खुश दिखी थी जब मैं था। अब आपका इतना रिकॉर्ड तोड़ मतदान का कारण क्या लगता है, और आपको क्या लग रहा है कि ये जीत का जो बीजेपी की सिलसिला 2 बार से जारी है, क्या इस बार वो आगे बढ़ रहा है, या आपको कोई वो भी दिख रहा है उसमें कोई दिक्कत? सर, आसाम को अगर समझना है तो उसको 5 भागों में बांटिए। अपर आसाम, उत्तर आसाम, मध्य आसाम, निचला आसाम और बराक घाटी। तो जो निचला आसाम वाला इलाका है, जहां से गौरव गोगोई आते हैं, वो मुझे थोड़ा सा कांग्रेस वहां पे ठीक दिखी, लेकिन बाकी जगहों पे कहीं कोई स्कोप नहीं दिखा। अच्छा सर, मैं एक सवाल करता हूं, और आप कितने दिन पत्रकारिता कर चुके हैं, एकदम कॉमन सेंस से बताइएगा। जो आरोप हेमंत विश्व शर्मा पर दिल्ली से आए हुए नेता लगा रहे थे, वो आसाम के नेता क्यों नहीं लगाए? कभी सोचिए इस बात को। पवन खेड़ा अगर कोई आरोप लगाए, उसका ज्यादा असर होता, या कोई आसाम का कोई नेता अगर कहता? तो आपको क्या लगता है? बेहतर तरीका होता कि अगर इसमें मजबूती होती तो गौरव गोगोई गुवाहाटी के बिल्कुल मीडिया सेंटर में बैठ के उसको कागज को लहरा के बताते, तो मुझे लगता है असम की जनता को समझ में आता, क्योंकि पवन खेड़ा एपिस्टीन का ज्यादा अनुयायी लगता है, बाकी सब चीजें उसको कम याद है। अब बताइए कि जानबूझ के पवन खेड़ा को आगे किया गया क्योंकि कांग्रेसियों को भी पता था कि ये फेक है, उनको ही पता था कि इसमें दम नहीं है। अगर दमदार होता वो आरोप, तो बड़े नेता आते। प्रियंका, राहुल गांधी हैं, गौरव गोगोई हैं, उनके अपने, ये सारे को छोड़कर ये पवन खेड़ा के मुंह से ये आरोप लगवाना, क्योंकि बात आई गई हो जाएगी। अगर बाद में झूठ भी पकड़ा गया तो कोई बात नहीं, पवन खेड़ा समझे। ये रणनीति थी सर। और ये तो आपको क्या लगता है, असम की जनता बेवकूफ है, उसको सब नहीं पता? वो सब जान रही है कि क्या कुछ चल रहा है। और उल्टा सेंटिमेंट खराब हुआ कि यार ये बाहर से आके हमारे मुख्यमंत्री के बारे में और उनकी पत्नी के बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। ये सेंटिमेंट, असमिया और बाहरी का जो सेंटिमेंट है ना, वो और कांग्रेस के अगेंस्ट गया। दूसरा जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगा कि कांग्रेस थोड़ा हेजिटेंट थी। या तो गौरव गोगोई को खुल के खेलने देना था कि बिल्कुल हेमंता विश्व शर्मा के साथ आर्या पार कर लो तुम, क्योंकि गौरव गोगोई के पिता जो तरुण गोगोई थे, उनके चलते उनका अपना वोट बैंक है, वो सब एनर्जाइज हो जाते अगर खुल के खेलने देते तो। या फिर बिल्कुल नहीं घोषणा करना था कि संगठन लड़ेगा पूरी तरह चुनाव। ये जो ढूलमुल था कि कभी थोड़ा सा गौरव गोगोई के आगे भी कर दिया और फिर थोड़ा सा पीछे भी कर दिया, मतलब स्पष्ट रूप से ये नहीं है। इसका एक असर दिखा मुझे, ये रणनीतिक फेल्योर थे। तीसरी बात जो मुझे वहां पे लगी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चुनाव के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो जारी किया महिला आरक्षण को लेकर। जिस दिन वोटिंग चल रही थी उस दिन सुबह सुबह आ गया
कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो उनके पास फीडबैक होगा, क्योंकि अकारण कुछ नहीं करते वो। मेरा जो फीडबैक है वो ये है कि महिलाएं और नौजवान, इन दोनों कैटेगरी में हेमंत विश्व शर्मा की आंधी थी। 40 से एबव वाले जो हैं या मुस्लिम्स हैं, उनके बीच तो कांग्रेस जो अपना परंपरागत रूप से है। तो महिला और नौजवानों को एनर्जाइज करने के लिए और उत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने यह महिला आरक्षण वाला उसी दिन वीडियो जारी किया है और इसका फायदा हुआ। ये जो अगर आप आकलन की बात करेंगे तो स्पष्ट है, अगर कोई भी सर्वे अगर क्लोज भी दिखाता, फिर भी वह मान लेता कि चलो वो है। मैंने मैट्रिक्स का देखा, चाणक्य का देखा, उटपटांग जितने भी सर्वे आ रहे थे, लोकल सर्वे देखा, कोई आधी सीट देने के लिए भी तैयार नहीं है कांग्रेस को, आधी भी नहीं। जैसे बीजेपी की जितनी आ रही है उसकी आधी भी कोई नहीं दे रहा कांग्रेस को। तो हम काहे रिस्क ले, किसी भी तरह से दूर दूर तक। अच्छा बताइए, कांग्रेस का कैंडिडेट एक दिन पहले अपना नाम विड्रॉ करके भाग जा रहा है, एक दिन पहले नाम विड्रॉ करके भाग जा रहा है। तो समझ में तो आ ही गया कि न रणनीति बढ़िया है, न आप माहौल बना सके, और दिल्ली के नेताओं को बुलवा बुलवा कर बयानबाजी करवाए हो। तो असम के नेता क्या वो नहीं बोल सकते? अरे असमिया में होता तो ज्यादा बढ़िया लगता। 30 मैक्सिमम कांग्रेस 30, ये 100 के आसपास रहेंगे। 90 आ जाए, 100 आ जाए, 110 आ जाए बीजेपी, और 1-2 सीट में वो बदरुद्दीन अजमल, यूटीपीएल वगैरह रहेंगे। यही देखिएगा, यही आएगा। कोई बहुत बड़ा आश्चर्य अगर इस तरह हो गया, जो कि मैंने अपने पत्रकारिता जीवन में नहीं देखा है, तभी कांग्रेस जीत सकती है, नहीं तो बाकी तो दूर दूर तक कोई चांस नहीं। असम में कोई चांस नहीं सर। देखिए, असम में कोई चांस नहीं, बड़े क्लियर तरीके से। और ये भी साफ है कि अगर उनके पास 90 से 100 के बीच में, जो लगातार अगर हम देखते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में विधानसभा वाइज ये सीटें एनडीए को मिल रही थी, तो उस तरफ पहुंच रही है। और कांग्रेस वही 19-20 सीटों के इर्द गिर्द सिमट के ये पूरी 126 की विधानसभा को एक तरह से इस बार कांग्रेस पिछली बार से भी बुरी तरह से हारती हुई दिख रही है। तो ये तो एक दिलचस्प हुआ। लेकिन बंगाल में क्या है? आपने भवानीपुर से लेके और पहले उस तक, चूंकि हमने बीच में कोशिश की कि हम लोग भवानीपुर में मिलते, और जो हमारा पहले से तय था कि दोनों गलियों में घूम के जरा देखते, लेकिन चलिए मिसमैच हो गया, कुछ आगे कुछ पीछे रह गए, आगे पीछे। लेकिन आपको अब क्या लग रहा है, इतने दिन तक घूमने के बाद आपको क्या लग रहा है? बंगाल का चुनाव क्या लग रहा है? क्योंकि कई बार ये लगता है कि कहीं जो इस राज्य से बाहर के यूट्यूबर्स हैं या हम जैसे जर्नलिस्ट हैं, कुछ ज्यादा उत्साहित तो नहीं हो रहे। आपको ग्राउंड पे क्या लग रहा है? बहुत ईमानदारी से फिर हम लोग बात कर रहे हैं दर्शकों के लिए। जी सर, भवानीपुर में जब मैं गया, और मैं खुद कम से कम 15 से 20 बूथ के आसपास घूमा हूं। बूथ पे मैं जानबूझ के गया कि वहां कौन लोग रहते हैं, किस तरह के वोटर हैं, किसको दे रहे हैं, ये सब। मैं सर भवानीपुर में जो बाहर से सोच के गया था और वहां जो फीडबैक मिला, तो मैं कंफ्यूज कर गया। मैं बार बार एश्योर होना चाह रहा था कि क्या ये सही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं गलत हो जाऊं, बाद में मुझे मतलब ट्रोल होना पड़े, क्योंकि आजकल पत्रकारों की बहुत बखिया उधेड़ी जाती है। और मैं इसीलिए बूथ बाय बूथ, सेगमेंट बाय सेगमेंट जाके ये देख रहा था कि अरे भाई कहीं ऐसा ना हो गलती हो जाएगी तो। सर मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, ईमानदारी से देखिएगा, मार्जिन यही आसपास रहेगा। 7-7,500 वोट से ममता बनर्जी हार रही हैं। और मैं ये बार बार, मुझे इस बात का एहसास है कि मैं क्या बोल रहा हूं। मुझे डर भी था कि अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो कहीं गलत ना हो जाऊं, और इसलिए मैं बार बार बोल रहा था कि दादा गलत तो नहीं हो जाएंगे। और इसका मैं एकदम स्पष्ट कारण बताता हूं कि क्यों ममता बनर्जी हार रही है। एकदम स्पष्ट कारण, 26% मुसलमान एकदम टीएमसी की तरफ कर दीजिए आप। अगर 2-4% इधर उधर हुए तो उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन वो टीएमसी, ममता बनर्जी, उसको हटा दिए 26%। अब आ जाइए बाकियों में। बाकियों में जो 3 बूथ है, 71 नंबर, 72 और 73, ये तीनों शुद्ध रूप से गुजराती डोमिनेंट है। वहां पे ममता बनर्जी बुरी तरह पीछे है, बुरी तरह पीछे है। मतलब मैं अगर ये कहूं कि 90% गुजराती अगर दे रहे हैं बीजेपी को तो अतिशोक्ति नहीं होगी। तो 3 बूथ वो हो गया।
बाकी के जो 2 बूथ है मारवाड़ी बहुल, उनका भी लगभग वही हाल है। तो 5 बूथ हो गया। अब आइए, और जो बाकी जो 13 बूथ हैं उनका, जो मुसलमानों का, उसको मैं खत्म कर देता हूं। तो 13 और 6। अब आ जाइए बाकी बूथों में। बाकी बूथों में जहां पे असली स्टडी करने की जरूरत है, बाहर के जो पत्रकार हैं वहां पे, वो एक कैटेगरी ऐसा है जो कि यूपी बिहार से गए हुए लोगों का है, और दूसरा कैटेगरी ऐसा है जो बंगाली हिंदुओं का है। यूपी बिहार से गए हुए लोगों में आज भी वहां पे कास्ट के नाम पे डिवीजन मुझे दिखा, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे कायस्थ जो थे वो ज्यादातर मतलब 90% बीजेपी, इसमें कोई दो राय नहीं। अब क्या फैक्टर होगा, नितिन नवीन का फैक्टर हो सकता है, कोई दूसरा कारण हो सकता है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुझे ज्यादातर बीजेपी की तरफ दिखे। इसी तरह जो ब्राह्मण थे वो ममता बनर्जी की तरफ और बीजेपी में डिवाइड देखे मुझे वहां पे। ओबीसी, एससी, ये सबका बीजेपी माइंडेड, मुझे तो गजब लग रहा था। मतलब कि मैं बंगाल में गया, यादवों के एक बस्ती थी, वहां पे गया कि यादव लोग हैं, वो सब आए हैं, वो हैं यूपी बिहार से सब। मुझे लगा भाई समाजवादी या आरजेडी के चलते ये तो ममता बनर्जी का साथ दे रहे होंगे। ना 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 ना, वो हिंदू आजकल झंडा उठाए हुए वो बंगाल में। तो अगर आप वो जो प्रवासियों का देखिएगा, हाँ सर मैं जो देखा वो बता रहा हूं, मुझे क्या इसमें पड़ी है। तो प्रवासियों का देखिएगा तो उसमें ब्राह्मण और कुछ हद तक थोड़ा बहुत मतलब कास्ट के अकॉर्डिंग, जैसे कि महिलाएं थी जो कि 1800 रुपया जो दे रही है ममता बनर्जी, उसके चलते इन्फ्लुएंस थी, तो वो सबको छोड़ के 60 to 70% बीजेपी। अब आइए बंगाली हिंदू, जहां पे मुझे ममता बनर्जी के लहर की उम्मीद थी कि बिल्कुल स्पष्ट लहर होगी वहां पे। हैरान हो जाइएगा, जो मैं वहां गया और बार बार 2-3 बार जो मैं बार बार पूछ रहा था ना अलग अलग जगहों पर जाके, वो यही पूछ रहा था कि कहीं गलती ना हो जाए, गलती ना हो जाए। सर बंगाली हिंदू इस बार, मैं अलग जगह की नहीं बोल रहा हूं, भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी के आने से एनर्जाइज है, उत्साह में है। और वो सारे ढोल ताशे वाले जितने आप सब देख रहे थे ना तस्वीरें, सब बंगाली हिंदुओं का था। वो लोग बहुत उत्साहित हैं शुभेंदु अधिकारी के आने से, क्योंकि उनके मार पिटाई बहुत होती है। एक वीडियो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, जहां एक महिला है, घोष है वो महिला, वो कह रही है मगरमच्छ के दांतों के बीच बैठी हूं, इसलिए मेरे से कुछ मत पूछिएगा। वो दहशत की बात कर रही थी, टीएमसी के दहशत की बात। ये अब इन सब चीजों को देख के बार बार हर तरफ से मुझे चेक करने से लग रहा था कि बीजेपी जीत रही है, बीजेपी जीत रही है। इसके बावजूद मैं बहुत हम्बल होकर कह रहा हूं कि जीतने के चांसेस बीजेपी के ज्यादा हैं, क्योंकि पता नहीं भाई सरकारी मशीनरी है, कहीं कोई ममता बनर्जी जीत गई तो कल को जाके मेरे पे टूट पड़ेंगे कि तुम तो शुभेंदु अधिकारी को जिता रहे थे। लेकिन अभी भी यकीनन तौर पे 7 से 7,500 से ज्यादा मार्जिन से या उसी के आसपास शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर निकाल रहे हैं। और मैंने जो भी बात बोली, कोई जाके मुझे झुठला दे तो मैं समझ में आ जाए, वहां जाके देखिए ना, बूथ बाय बूथ जाके स्टडी कीजिए, सब समझ में आ रहा है। बाहर से लग रहा है ममता बनर्जी कैसे हार सकती हैं, इतनी बड़ी नेता है, इतना बड़ा हवा है, कैसे हार सकती हैं। आखिर नंदीग्राम भी तो हारी थी जी। अगर हम इस अपने विश्लेषण को आगे भवानीपुर से निकलते हैं, भवानीपुर में आपने बहुत साफ तौर पे बता दिया दर्शकों को कि भवानीपुर से ममता बनर्जी हार रही हैं, और वो हार का अंतर 8-10 हजार होगा। दर्शकों की जानकारी के लिए फिर से एक बार दोहरा देते हैं कि वहां 47,000 नाम पहले कटे थे, उसमें फिर 2,500 से 3,000 बाद में कटे, कुछ और फॉर्म 7 के हिसाब से कटे, और अब जो है 3,500 से 4,000 नाम, जो 14,000 लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में थे, उसमें से 3,000 नाम और उड़ गए हैं। तो अगर इस तरह देखें तो लगभग 53-54 हजार नाम उड़ चुके हैं। और जो एक झूठ फैलाया जा रहा वो भी समझिए, दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, बहुत बड़ा झूठ यह है कि साहब जो 70% मुसलमानों के कट गए, 28 ये हो गया। अगर आप देखेंगे डेटा ये शो करता है 63 जो पूरा 91 लाख कटे हैं, उसमें से सबसे ज्यादा संख्या हिंदुओं की है।
लेकिन सबसे पहले मुसलमानों के नाम पर रोया गया, क्योंकि उसको इसलिए इस्तेमाल करने का फायदा रहता है जब तक कि मुस्लिम के अंदर डर पैदा किया जाए, और हिंदू का इस्तेमाल वो अब कर रहे हैं ताकि मतवा को बताया जाए। तो ये एक बड़ा खेल है, इस पर कभी फिर। लेकिन आपको बाकी राज्य का जो इतना लंबा आपने गाड़ी जो है घुमाई है और उतर उतर के चाय पी सब लोगों के साथ, इतनी चाय पी है कि एक दिन में कि मुझे लगता है ज्यादा हो गई, तो आपको क्या लग रहा है अब बाकी प्रदेश का क्या हाल कह रहा है? बाकी प्रदेश आपको क्या कह रहा है? बंगाल क्या कह रहा है? जंगल महल इलाका जिसमें 18 विधानसभा सीटें हैं, स्पष्ट रूप से बीजेपी को लीड हमेशा से रही है, मतलब इस बार नहीं है। आप देखिएगा लगातार वहां से बीजेपी आगे बढ़ती रही है। वो ट्राइबल इलाका है और वो झारखंड से सटा हुआ इलाका है, वो वहां पे लीड है। सबसे मजेदार खेला जो मैं घूमा, आसनसोल, दुर्गापुर, रानीगंज, वो सब इलाके में। कल प्रधानमंत्री जी वहां आए भी थे, रोड शो भी हुआ था वहां। जब मैं पहली बार गया तो नितिन नवीन का एक कार्यक्रम लगा था, कोई मेला वगैरह उन लोग ऑर्गेनाइज कर रहे थे वहां। उस वक्त मुझे निराशा हुई थी। जब मैं पहली बार गया तो मुझे लगा कि एकदम हार रहे, कहीं कोई चांस नहीं। इस बार जब मैं गया तो कैंडिडेट की घोषणा हो चुकी थी। अग्निमित्रा पॉल वगैरह वो दुर्गापुर दक्षिण से लड़ रही हैं और वो सब वो हो गया। और प्रधानमंत्री के रैली के ठीक एक दिन पहले मैं वहां से निकल गया था, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होने के बाद फिर कंफ्यूज होता है, क्योंकि उसके कार्यकर्ता ज्यादा दिखेंगे बीजेपी वाले, फिर अच्छे से स्टडी नहीं हो पाती है। रानीगंज, आसनसोल, दुर्गापुर इस बार पिछली बार से अपनी सीटें बढ़ा रही है बीजेपी। कितनी बढ़ा रही है, अलग अलग लोगों का अलग अलग दावा है। मैं देखना चाहता था कि मालदा, मुर्शिदाबाद, कालियाचक वगैरह क्या हाल है, जहां के जो मुस्लिम का गढ़ है वहां पे क्या है। मालदा डिवीजन में 18 सीटें हैं, बीजेपी को पिछली बार आई थी 7 पिछली बार। इस बार 18 में से 13 या 14 आ रही है। इंग्लिश बाजार एकदम स्क्रीन स्वीप है, वहां पे कोई 53,000 वोटों से जीते इंग्लिश बाजार बीजेपी। और मैं तो सीट बाय सीट, अगर समय होता तो मैं बता सकता था कि हर सीट में क्या स्थिति है, कौन कौन कैंडिडेट है, क्यों कोई जीत रहा है, कौन कोई हार रहा है, लेकिन मैं मोटा मोटी बताता हूं। एक खेला हुआ है मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर के स्टिंग ऑपरेशन का। हुमायूं कबीर वाला जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ वो मुर्शिदाबाद जिले में बहुत बड़ा खेला है। वो वहां से देखिए, मैं स्पष्ट रूप से बताता हूं कि वहां 2 सीटें सिर्फ कांग्रेस को आ रही हैं। एक बरहमपुर वाली सीट जहां पे अधीर रंजन चौधरी लड़ रहे हैं, वहां जीतने के चांसेस हैं, मैं चांसेस की बात कर रहा हूं वहां पे। और एक और सीट है वो लड़ रहे हैं, 2 सीट सिर्फ कांग्रेस के चांसेस, बाकी टीएमसी। एक सीट सिर्फ मुझे वहां पे लगी जहां बीजेपी निकाल सकती है। अगर पिछली बार के मुकाबले अगर इस तरह से कैटेगराइज करके देखिए, एरिया वाइज एरिया, मैं एसआईआर को नहीं गिन रहा हूं। एसआईआर तो भाई जो फैक्टर होगा वो होगा। मैं तो एक पत्रकार के रूप में आमतौर पे माहौल की बात कर रहा हूं सिर्फ, क्योंकि अंदर जाके कौन किसको देता है ये नहीं पता। लेकिन आमतौर पे सड़कों पे बंगाल के लोग साफ साफ नहीं बोलते थे, और खास करके अगर आप हिंदी भाषी हैं, अगर आप बांग्ला भाषी नहीं है तो आपको और रिजर्व होकर बताते थे। इस बार मैं आश्वस्त हूं कि कम से कम जो मैं जिन इलाकों में घुमा हूं, पूरा जंगल महल, पूरा कोयलांचल का इलाका, मैं दक्षिण बंगाल पूरा, कोलकाता से नीचे वाला पूरा इलाका, वहां पे मैं देख रहा हूं कि इस इलाके में, कलकत्ता से ऊपर वाले इलाके में 14 से 16 सीटें बढ़ रही हैं बीजेपी की। पिछली बार के मुकाबले 14 से 16 सीटें दक्षिण बंगाल में बढ़ रही हैं। अब उत्तर बंगाल में कितनी बढ़ेंगी घटेंगी, मुझे चूंकि मैं गया नहीं तो मैं दावा नहीं कर सकता। तो ऐसे भी आप 77 में 16 और जोड़ लीजिए इधर। ये मैं बहुत हम्बल डाटा दे रहा हूं, ज्यादा हो जाएगा, इससे कम नहीं होगा। तो दक्षिण बंगाल से सिर्फ, जिसमें मालदा, मुर्शिदाबाद वाला पूरा इलाका हो गया, वो कालियाचक वगैरह सब, उसके बाद जो ये पूरा कोयलांचल हो गया जिसमें आसनसोल, दुर्गापुर वाला ये इलाका आ रहा है, और जंगल महल का इलाका, सिर्फ इन इलाकों में मैं बता रहा हूं कि भाजपा का 15 से 17 सीट, मतलब 16 सीट के आसपास बढ़ रहा है। तो 77 में 16 इधर बढ़ा दीजिए, बाकी पूरा बंगाल में देखिए क्या होता है। मेरी स्टडी यही। तो आपको लग क्या रहा कि बीजेपी अब वापसी, मतलब इस राज्य में इस चुनाव में अभी तक का जो आपने देखा है उसमें बीजेपी की जो पहली बार वो सत्ता के करीब जो अभी तक लोग कहते थे आ गई है,
तो अब इस दौरान में आपको लगता है कि अब उसने सत्ता और अपने बीच की दूरी को कम किया है, और या वो उसको पाट चुकी है अब तक? अब उसको क्या क्या चीजों पर गौर करना होगा जो इस राजनीति में मैं अपनी सर लड़ाई? पिछले चुनाव और इस चुनाव को मैं 3 फैक्टर से सिर्फ तुलना करूंगा, सिर्फ 3 फैक्टर से। पिछली बार जी संगठन के दृष्टिकोण से बीजेपी सिर्फ मंडल स्तर तक पहुंची थी, उससे नीचे नहीं उतरे थे। इस बार शक्ति केंद्रों और बूथ स्तर तक की बैठकें हो चुकी हैं, 2-2, 3-3 दौर की बैठकें हो चुकी है, यानी इनका कार्यकर्ता शक्ति केंद्र बूथ स्तर तक तैयार है, क्योंकि 3 महीना पहले से इन्होंने काम शुरू किया था। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एसआईआर। एसआईआर में जो भी नाम हटे हैं, 90 लाख हटे हों, 92 लाख, 80 लाख, जो भी है, ज्यादातर उससे बीजेपी को फायदा है, इसलिए टीएमसी रो रही है। ज्यादा मैं कह रहा हूं, थोड़ा बहुत तो इधर उधर होता ही है। ये दूसरा फैक्टर हो गया जो पिछले चुनाव और इस चुनाव में फर्क है। तीसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है प्रशासनिक फेरबदल। मैं एक आंकड़ा आपको देता हूं सर, और आप हैरान हो जाइएगा। पूरे पश्चिम बंगाल में 600 कुछ दरोगा हैं, जो थाने हैं, उनमें से 400 दरोगा हमेशा शंटिंग पोस्टिंग पे रखते थे, यानी उनको शंट करके रखता था। 200 से पूरा काम चला रही थी टीएमसी, ममता बनर्जी। उन 400 का कभी नंबर ही नहीं लगा, कभी थाना ही अलॉट नहीं हुआ उनको। अब इस बार चुनाव आयोग ने उन 200 को हटा के बाकी जो वो पेंडिंग में पड़े हुए थे, जो वेटिंग फॉर पोस्टिंग थे, उनको आके लगा दिया है। इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, देखिएगा जी। ऊपर से डीएम बदले गए, डीजीपी बदले गए, ये बदले गए। तो ये 3 फैक्टर, एसआईआर, प्रशासनिक फेरबदल, उसके बाद ये शक्ति केंद्र बूथ के स्तर तक पहुंचना, और फिर ये अर्धसैनिक बल, ये 4 ऐसे फैक्टर हैं जो कि अंतर पैदा करेंगे पिछले चुनाव से। और फिर टीएमसी के अंदर जो कंफ्यूजन है, अभिषेक बनर्जी की खूब चल रही है, पुराने नेता साइडलाइन किए हुए हैं टिकट के बंटवारे में, ये सब पहली बार आपको ममता बनर्जी के चेहरे पर डर दिखेगा, पहली बार उनके भाषणों में। ये जो कह रहे हैं ना अभिषेक बनर्जी की पहले सर तोड़ेंगे, फिर रिब्स पसलियां तोड़ेंगे, या फिर ये तोड़ेंगे, ये कोई जीतता हुआ नेता नहीं बताता। ये ऐसा कहने वाले हमेशा फ्रस्ट्रेटेड नेता इस तरह के बयान देते हैं। देखिएगा, मेरे हिसाब से, मैं आपको फिर से वो दे रहा हूं, शायद आप ही के प्रोग्राम में मैं बताया हूं, 152 से 167 के बीच में बीजेपी की सीटें आ रही हैं। 148 बहुमत के लिए चाहिए। ये मुझे लगता है कि एक ऐसा डाटा है जो दर्शकों, जो एक ग्राउंड रिपोर्ट से पैदा हुआ है। अब चूंकि चुनाव तक आते आते चीजें बहुत बदलती हैं, ऐसा नहीं है कि जी। हम ये कह रहे हैं जो हमने या पंकज ने आज कह दिया वो वहां रहेगा, क्योंकि चुनाव इमोशन, हाँ, चुनाव एक इमोशन हुआ करते हैं। एक लाइन चुनाव बदल दिया करती है, दीदी ओ दीदी या आरक्षण पर पुनर्विचार किया जाए बिहार में, ये सब चीजें एक एक लाइनें थी, लेकिन इन्होंने पूरे खेल को पलटा था, लोग जानते हैं। एक आखिरी में, क्या मुस्लिम वोटों का, जब आप वहां घूम रहे थे मालदा मुर्शिदाबाद में, उस वक्त जो हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी, तो वो ये बता रही थी कि हाँ इस बार ये खेल जो है बदल सकता है। लेकिन अभी अगर हम देखें ओवैसी और उनके साथी जो उनके भाई बन चुके थे, टोपा पहनाया, बड़ा भाई बताया, वो बड़े भाई ने वो टोपा उन्हीं के ऊपर रख दिया है, हुमायूं कबीर के। तो अब आपको लगता है कि जो मुस्लिम वोटों में एक डिवीजन की उम्मीद थी, ये एक बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा उससे जीत तो नहीं हो सकती थी, लेकिन हाँ ये था कि बीजेपी इस वोट परसेंटेज को कम देखती। तो आपको लगता है वहां अब ये कम किया है, और ये दांव जो है फिरहाद हकीम बॉबी का बहुत नाम ले रहा है, अब वो अपने हुमायूं कबीर, और आज मैं देख रहा था उनके साथ एक आदमी भी नहीं दिख रहा था जब एयरपोर्ट पे वो खड़े थे, मतलब बयान दे रहे थे। तो क्या आपको लगता है इस दांव से ममता बनर्जी की पार्टी ने कुछ मुस्लिमों के अंदर, चूंकि उनकी अब उम्मीद जो है, मुझे तो यही लग रहा है कि मुस्लिम से उम्मीद रह गई है उनकी, बाकी सब चीजें तो जैसा बात बताता हूं सर जी, एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं, शायद ये कहीं नहीं आई है, क्योंकि मैं वहां पे रह के आया उस इलाके, क्योंकि बाबरी मस्जिद वगैरह सब के अंदर में जाके गया, और ये हुमायूं कबीर के ऑफिस में भी गया, सब है। वो जो स्टिंग ऑपरेशन है ना, वो हुमायूं कबीर के ऑफिस का है, वो जो बैकग्राउंड है मैं देख के समझ गया कि वहीं पे रिकॉर्ड किया गया है। अब मैं जो बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा सर, ये रिकॉर्डिंग बहुत पहले हो गई है, ये है 19 फरवरी या जनवरी की रिकॉर्डिंग है, पता नहीं, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, उस दिन की रिकॉर्डिंग है।
वो रिकॉर्डिंग पहुंच भी गई थी टीएमसी नेताओं के पास बहुत पहले से। ये आज नहीं पहुंची ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे आप जाके देखिए तो पहले से वो अपलोड है। वायरल अब किया गया और बड़े सलीके से किया गया। मैं यकीन के साथ बोल रहा हूं सर, और आप इस बात को ध्यान से रखिए कि हुमायूं कबीर को किस कारण से टीएमसी से निकाला गया था, वहां से आप कहानी शुरू कीजिए। याद है आपको क्यों निकाला गया था हुमायूं कबीर को? बाबरी मस्जिद के लिए जो नींव रखी। ना 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 ना, ये तो बाद में जब निकाला गया और उसके आसपास से बयानबाजी किए। कोई कारण नहीं था, कोई कारण नहीं था निकाले जाने। इनसे ज्यादा पार्टी के अगेंस्ट भी बयान दिया है लोगों ने, सब कुछ गेम है सर, ये पूरा का पूरा गेम था। हुआ ये था कि मालदा मुर्शिदाबाद जब मुस्लिम बहुल इलाकों के मुसलमान टीएमसी से नाराज चल रहे थे, अब ये गवर्नेंस को लेकर सब चीज पे इन लोगों ने आपस में मिल बैठकर यह तय किया कि मुसलमानों का दिमाग कैसे डाइवर्ट किया जाए। तो हुमायूं कबीर जो कि टीएमसी के नेता, इनसे सबसे पहले बाबरी मस्जिद वगैरह पे बयान दिलाया गया, पूरा वो माहौल बनाया गया। उसके बाद टीएमसी से निकाला गया इनको। ये चुनाव के बाद वापस टीएमसी में जाने वाले थे और ये सब कुछ प्री प्लान था कि वो जो स्टिंग जो हमने रिकॉर्ड करके पहले से रखा है उसको अब जारी करेंगे। इसमें सिर्फ बेवकूफ बने हैं तो ओवैसी बने हैं और कोई नहीं बना है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं वहां जाके आया, और ये जो 1000 करोड़ रुपया बीजेपी ने दिया, ये बात आप कर रहे हैं ना, हुमायूं कबीर और उनकी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत रही थी। सिर्फ रेजी नगर वाले सीट पे पर्सनली हुमायूं कबीर जीतने की कंडीशन में थे, बाकी कहीं कॉन्टेस्ट में भी नहीं था, कहीं नहीं कॉन्टेस्ट में है। ना मालदा में कहीं है, ना कालियाचक में है, ना बरहमपुर साइड है, ना मुर्शिदाबाद है। मैं पूरा वो इलाका घूम के आया, कहीं दूर दूर तक कॉन्टेस्ट में नहीं थे। और कांग्रेस कुछ सीटों पे जरूर थी। तो ये पूरा गेम ये था कि जो नाराजगी है मुसलमानों की, उसका मेंटल ही पूरा बदल दिया जाए। और ये सब आपस की मिली भगत। आपको मैं आज स्टैम्प पेपर पर लिख के दे रहा हूं कि चुनाव के बाद वापस हुमायूं कबीर वही टीएमसी जैसा थे वैसे ही है। सब अकॉर्डिंग टू प्लान चल रहा है, स्क्रिप्टेड चल रहा है। इनको 1000 करोड़, इनको 1 करोड़ ना दे वहां। अगर इनको 1000 करोड़ मिलता ना तो ये बाबरी मस्जिद का चंदा करके पार्टी खड़ी करके चुनाव नहीं लड़ते। और बाबरी मस्जिद के चंदा कहां कहां से आ रहा है और किस किस रूप में आ रहा है, वो एक उस इलाके में अलग कहानी है। जाके कहीं पूछिएगा मुस्लिम इलाकों में कहां से चंदा आ रहा है, कहां जा रहा है। सब बना तो सिर्फ गेट है, गेट के लिए भी बना नहीं है गेट, वो सिर्फ गड्ढा खोद के छोड़ रखा है। बाकी सारा पैसा कहां जा रहा है आप जरा देखिए। हाँ, वो तो आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया था, वो गड्ढा मैंने देखा था। मैं भी अब 1-2 दिन में जाने वाला हूँ वहां जी, और सोच रहा हूँ कि हुमायूं वहां भी कबीर है। पहले से ही गौन थे, आज भी गौन है, कोई नहीं उनको। हाँ, ये इससे फायदा क्या होगा कि अचानक मुसलमानों का वोट अब टीएमसी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये पूरे स्ट्रिंग ऑपरेशन प्रकरण से। और वैसे बेचारे क्या करते, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, अब क्या करें, उनकी तो वाट लगा दी। और इसलिए उन्होंने फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में लिखा कि हाउ वनरेबल बंगालीज मुस्लिम था। वनरेबल मतलब कि बिकाऊ। अगर वो सारांश आप देखेगा, भाव वो गुस्सा है, वो फ्रस्ट्रेशन है कि मेरी लगा दी लंका इन सब ने आपस में। क्योंकि टीएमसी को बहुत पहले से पता था कि ओवैसी आने वाले हैं, मजबूती से आने वाले हैं, तो ओवैसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए सारा गेम है, पूरा गेम प्लान है वो जी। तो हम लोग जुड़े, प्रसून आप बहुत उसके साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि आज नेटवर्क का प्रॉब्लम भी था, दोनों ही तरफ से था, थोड़ा प्रसून की तरफ से भी रहा, मेरे यहाँ तो चल ही रहा है। मैं कोशिश भी कर रहा हूं कि अलग अलग, लेकिन फिर भी दर्शकों का जो एक जो वर्ग हमारे साथ प्रसून इस समय में है, वो लगातार देख रहा है, वो इस खराब के बावजूद देख रहा है। वो कह रहा है कि हमको ग्राउंड अच्छा लग रहा है। तो मुझे लगता है आप जुड़े। और देखिए, सबसे आखिर में आपकी जो सबसे बेहतर मुस्कान है, जो लोगों को बहुत पसंद है, वो लास्ट में पूरी तरह दिखाई दी। तो चलिए, यहाँ से अब इसके बाद आगे फिर आपसे बातचीत होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप तमाम दर्शकों से अनुरोध है कि आपको जब भी पंकज प्रसून के जो बाकी तमाम एपिसोड्स देखने हो तो आप जाइए। बहुत अच्छी ग्राउंड रिपोर्ट है जो एनएमएफ पे है, मैंने देखी है और लाखों दर्शकों ने देखी है। तो आपसे अनुरोध है, जिन्होंने नहीं देखा वो जाइए। और पंकज प्रसून को भी जिस तरह से आप अभी, चूंकि उनका अपना नेटवर्क नहीं है, वो वहां है, लेकिन वहां भी ताकत दे सकते हैं उनके वीडियोस को शेयर करके।
तो आज के लिए इतना ही। न्यूज आप जुड़ते हैं न्यूज पॉइंट पर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रसून, आपसे फिर बात होगी आज के लिए।